नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। देखिए, हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत और आज फिर से हम एक और अधिगम का सिद्धांत आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो चलिए फिर क्लास को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया था। बात करें इनके जन्म की, तो देखिए ये जो बेसिक जानकारी है लेव वाइगोत्स्की के बारे में, थोड़ी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। ये है लेव वाइगोत्स्की जी की फोटो, इसको देखिएगा। और इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है इनके जन्म के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो देखिए, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 19 नवंबर 1896 में हुआ था। कहाँ पर, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे सोवियत संघ रूस के रहने वाले। इस बात को ध्यान रखना है कि इनका संबंध कहाँ से था, रूस से था। मृत्यु अगर बात करें तो 11 जून 1934 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी पुस्तक को आपको जो है विशेषकर ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक का नाम है थॉट एंड लैंग्वेज। तो इनकी पुस्तक और रूस से इनका संबंध था, कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। पुस्तक की बात करें तो थॉट एंड लैंग्वेज इनकी पुस्तक को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें कि इनका जो सिद्धांत है निर्मितवाद का सिद्धांत, इसके उपनाम क्या क्या है। तो देखिए, मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम से इसको हम जानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सामाजिक रचनावाद दर्शन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। साथ में ही बात करें सामाजिक विकास का सिद्धांत भी इस सिद्धांत का जो है एक नाम है। तो इसके जो है उपनाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से निर्मितवाद सिद्धांत के उपनाम है देख लीजिएगा। विशेष बल किस पर देते हैं ये, इस सिद्धांत में सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक जो है बल दिया गया है। देखिए, याद रखना है किस पर, सामाजिक रचनावाद दर्शन। देखिए, जो वाइगोत्स्की थे वो कौन थे, रचनावादी थे, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है उनका क्या रोल है इनके सिद्धांत में। तो देखिए, ये जो इनके, ये क्या मानते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसे होता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, समाज की। व उसके जो सांस्कृतिक संबंधों को जो है महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। समाज की और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने मानी है। बालक कैसे सीखता है, समाज के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से सीखता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज को और सांस्कृतिक संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो याद रखना है, दो शब्द जहां पर मिल जाए, समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से सीखता है बालक। बात किसकी हो रही है, यहाँ पर वाइगोत्स्की की हो रही है। बात करें कि इनका योगदान क्या है, वाइगोत्स्की मानते हैं कि बालक के विकास में किसका, परिवार, समुदाय, मित्र एवं विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, बात करें कि बालक एक परिवार में रहकर जो है सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, भाषा सीखता है, परिवार के लोगों के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। तो बालक के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, परिवार का, समुदाय का, मित्र का और विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक और चीज नोट कीजिएगा यहाँ पर, इस सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में एक औजार की तरह करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने भाषा को क्या माना है, संज्ञानात्मक विकास में एक औजार के रूप में माना है। भाषा को क्या माना है, एक औजार के रूप में माना है। किस में, बालक के संज्ञानात्मक विकास में, जिसे इन्होंने क्या कहा, आत्मभाषा कह लीजिए, या फिर कहिए निजी वाक, जिसमें बालक स्वयं से ही अपने आप से क्या करता है, बात करता है। इसी को क्या कहते हैं, निजी वाक कहते हैं, आत्मभाषा कहते हैं। तो ये जो निजी वाक है, आत्मभाषा, इन्होंने इसको क्या कहा, औजार के रूप में माना। नेक्स्ट हम बात करें कि जो
इनके कारक है, इनके सिद्धांत के जो तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व, उनकी अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, संभावित विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी इन्होंने बताया। जेडपीडी का अर्थ होता है क्या, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। प्रोक्सिमल का अर्थ होता है पोटेंशियल यानी कि क्षमता। परिभाषा इसकी हम देखें कि यह उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चों द्वारा बिना किसी सहायता के निष्पादन किया जाता है। देखिए एक बालक बिना किसी सहायता के क्या कर रहा है, किसी कार्य को कर रहा है, किसी कार्य को कर रहा है तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी, किसी वयस्क या अधिक जानकार या फिर अधिक कुशल साथी की सहायता से, मदद से किसी कार्य को कर रहा है। अर्थात बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की उसमें क्षमता रहती है, उसी के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। देखिए यहाँ पर बालक बिना किसी सहायता के, एक बालक है जो बिना किसी सहायता के इतना कार्य कर पाता है, ये हम क्या कहेंगे उसको कि वास्तविक विकास बालक का ये है। बालक इतनी जो है उसमें क्षमता है कार्य करने की, लेकिन संभावना क्या है कि बालक जो है इतना कार्य कर सकता है। अभी जो है बालक इतना कार्य कर पा रहा है बिना किसी की सहायता के, लेकिन संभावना है कि बालक इतना कार्य कर सकता है। इसके बीच का जो अंतर है, ये वाला जो अंतर है, ये जो अंतर है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसको जेडपीडी के नाम से जानते हैं। जेडपीडी के नाम से इन दोनों के बीच के अंतर को जाना जाता है। किसके, कि बालक यह कार्य तो बिना किसी सहायता के इतना कार्य कर पा रहा है, लेकिन अगर उसको किसी की सहायता मिल जाए, यहां पर बालक को सहायता मिल जाए किसी की, तो बालक जो है संभावना है कि वो इतना कार्य कर सकता है, उसका संभावित विकास इतना हो सकता है। इसी इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, अंतर है जो दोनों का, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, जेडपीडी के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये था इनका जो सिद्धांत है, इसका कारक एक संभावित विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करें, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे बालक कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है, लेकिन माता पिता या अध्यापक की सहायता से वह कार्य कर लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। बालक के सामने कोई समस्या आ जाए और वो उस समस्या को सुलझा नहीं पा रहा है, वहीं पर उसको कोई साथी हो, माता पिता हो, शिक्षक द्वारा जो है थोड़ी सी सहायता दे दी जाए और बालक उस समस्या को सुलझा ले, इसी को हम क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से कि बालक का कोचिंग आने से पहले व्यवहार क्या था और कोचिंग आने के बाद का उसका जो व्यवहार वो क्या है। तो देखिए बालक को कोचिंग आने से पहले किसी विषय के बारे में इतनी जानकारी थी, लेकिन जब उसने कोचिंग ज्वाइन की तो अब उस विषय के बारे में उसको इतनी जानकारी हो गई है, विषय के बारे में इतनी जानकारी हो गई है, इसी को हम क्या कहेंगे, इनके बीच का जो अंतर खत्म हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। और ये किस कारण हुआ है, यहाँ पर जब बच्चे ने कोचिंग ज्वाइन की तो यहाँ पर उसने कुछ नोट्स पढ़े, नोट्स देखे, शिक्षक ने सहायता की, तो बालक जो है, बालक को उस विषय के बारे में अब इतना ज्ञान हो गया है, इसी को हम क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें ढांचा की, तो देखिए इनके सिद्धांत का एक प्रमुख जो कारक है वो क्या है, ढांचा निर्माण, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। साथ में इसको हम मचान के नाम से जानते हैं, मचान कह सकते हैं, आलंबन हम इसको कह सकते हैं, आलंबन। तो देखिए ढांचा निर्माण, मचान, आलंबन क्या है, परिभाषा इसकी हम देख लेते हैं एक बार, कि बालक को अधिगम व समस्या समाधान आदि में दिया गया बाहरी सहयोग क्या कहलाता है, ढांचा निर्माण कहलाता है। बालक को अगर सीखने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसके सामने कोई समस्या आ गई है, उस स्थिति में उसको जो बाहर से जो है सहायता मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ढांचा निर्माण कहते हैं। ढांचा निर्माण बालक के विकास में संभावित क्षेत्र से
संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा कि जो ढांचा निर्माण है, बालक विकास के संभावित जो क्षेत्र हमने बात की थी, जेडपीडी की बात की थी, से संबंधित ही एक क्या है, संप्रत्यय है। हमने बात की थी कि बालक को इतना ज्ञान है और अब उसको इतना ज्ञान हो गया है, जेडपीडी, इसको हमने कहा है बीच के अंतर को। और यहाँ पर जो सहायता दी गई, इसी को हम क्या कहते हैं, ढांचा कहते हैं। यानी कि एक ढांचे के रूप में सहायता उसको मिली, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको क्या मिली, सहायता मिली, सहायता प्राप्त हुई, तभी तो वो यहाँ से यहाँ जा पाया। और ये जो सहायता दी, ये किसने दी, शिक्षक हो सकते हैं, अधिक जानकारी वाले व्यक्ति हो सकते हैं, अधिक जानकारी जिनके पास हो वो ये हो सकते हैं। ढांचे का जो है इनके उसमें प्रयोग कर सकते हैं कि ढांचा के रूप में कौन जो है कार्य करते हैं, शिक्षक कार्य कर सकते हैं, अधिक जानकारी वाले लोग जो है ये कार्य कर सकते हैं कि ढांचे के रूप में बालक की क्या की जाए, सहायता की जाए। तो देखिए इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ढांचा कहते हैं, मचान कहते हैं, आलंबन कहते हैं। बालक की तब तक सहायता करना कि जब तक बालक स्वयं उस समस्या को समाधान करने में सक्षम ना हो जाए। देखिए आलंबन का मतलब क्या होता है कि बालक के सामने कोई समस्या आ गई है, उस समस्या को सुलझाने में शिक्षक हो या उसका कोई अधिक दोस्त हो, उसका मित्र हो या अधिक जानकारी वाला व्यक्ति हो, वो कब सहायता करेगा कि जब वो उसको समस्या को सुलझाने में सक्षम नहीं है, तब उसकी सहायता वहां पर की जाती है। और जब उसको लगता है बालक को कि बस अब रुक जाइए, मैं इसको खुद सुलझा सकता हूँ समस्या को, तब वो पीछे हट जाएंगे। यानी कि जो अस्थायी सहयोग है वो रोक लेंगे और बालक उस समस्या को सुलझाने में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, स्वयं जो है उस समस्या को सुलझा लेगा स्वतंत्र रूप से। तो देखिए ये था क्या, ढांचा निर्माण। नेक्स्ट हम बात करें विशेषता क्या है इसकी, ढांचा निर्माण की क्या विशेषता है। यह वह तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है, अर्थात बच्चों के पास जो असंगठित और अवस्थित संप्रत्यय होते हैं, जिसे दिशा देने में क्या करती है, मदद करती है, मददगार साबित होती है। तो जो ढांचा निर्माण है, बालकों के पास जो असंगठित अव्यवस्थित संप्रत्यय होते हैं उनको क्या करती है, दिशा प्रदान करती है। याद रखिएगा इसका स्वरूप कैसा होता है, यह एक कैसी, इस शब्द को याद रखना है, अस्थायी सहयोग इसमें दिया जाता है, स्थायी सहयोग नहीं दिया जाता है। बालकों को अस्थायी सहयोग दिया जाता है जब बालकों को लगता है कि बस आप रुक जाइए, अब मैं इस समस्या को खुद सुलझा लूंगा। बालक जो है स्वतंत्र रूप से सक्षम हो जाता है उस समस्या को सुलझाने में या फिर कोई चीज सीखने में, तब उस सहयोग को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है वहां पर। अर्थात बाहर से दिया गया सहयोग ही क्या कहलाता है, पाड़ या फिर स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पाड़ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस ढांचे को हमने क्या कहा, पाड़ का, मचान का, आलंबन का, स्कैफोल्डिंग कहा। याद रखिएगा पाड़, मचान, आलंबन, स्कैफोल्डिंग का संप्रत्यय किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो देखिए ये था इसका विशेषता और स्वरूप। बात करें व्यक्तिगत वार्ता। देखिए व्यक्तिगत वार्ता का अगर अर्थ देखें तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेक्षण अपितु स्वतः यानी कि स्वयं के तरीकों से कार्य करने के लिए और व्यवहार योजना बनाने एवं निर्देश देने में भी उपयोग करते। भाषा का उपयोग बालक किस प्रकार से करते हैं, अपने स्वयं के व्यवहार को जो है निर्देशित करने के लिए, अपने आने वाले कार्यों को दिशा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बालक भाषा का प्रयोग करते हैं। याद रखने का, भाषा का प्रयोग करते हैं बालक। इसमें इन्होंने किसकी बात की है, आंतरिक स्वभाषा की बात की है। इसके प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा भी कहा जाता है। प्रक्रिया क्या है इसकी कि इसमें बच्चे स्वयं से चर्चा करके अर्थात स्वयं से ही विचार विमर्श करके किसी निश्चित तर्क या समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं, तो उसे व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है।
ऐसे बच्चे जो स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। कैसा संवाद? मौखिक संवाद। देखिए, आपने छोटे बच्चे घर में देखे होंगे कि खेलते रहते हैं और खेल खेल में ही अकेले ही अपने आप से बात करते रहते हैं। तो इसी को इन्होंने क्या कहा? आत्मभाषा का, आत्मभाषा या फिर क्या कहा? निजी वाक का। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने कार्यों को दिशा देते हैं इस निजी वाक के माध्यम से, यानी कि अपने आप से वो बात करते रहेंगे कि मुझे अभी ये करना है, अभी तो मुझे होमवर्क मिला है, वो करना है। अकेले ही बात करते रहेंगे, यानी कि अपने कार्यों को क्या दे रहे हैं? दिशा दे रहे हैं, व्यवहार को व्यवस्थित कर रहे हैं। किससे? निजी वाक या फिर आत्मभाषा के माध्यम से। और जैसे ही बालक बड़े होते हैं, छोटे से बालक जैसे ही बड़े होते हैं, फिर क्या होता है कि ये जो मौखिक भाषा है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मौखिक संवाद की, मौखिक भाषा की। जो बालक मौखिक रूप से बोलते हैं, छोटे बच्चे अपने आप से बात करते हैं, जैसे ही बालक बड़े होते हैं ये भाषा उनके मन में चली जाती है और अब वो मौखिक रूप से जोर जोर से नहीं बोलते, मन मन में बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आत्मभाषा और निजी वाक्य की हमने यहाँ पर बात की है। भाषा और विचार और खेल, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि भाषा और विचार क्या है? वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्होंने जो है अपने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किसको महत्वपूर्ण माना है? भाषा को और चिंतन को, जिसमें भी निजी भाषा, आत्मभाषा को महत्व दिया है। देखिए, भाषा का एक प्रकार क्या है? निजी भाषा, जिसमें बालक अपने आप से ही बात करता है, स्वयं से बात करता है। इसको जो है इन्होंने महत्व दिया है भाषा में भी। और भाषा और चिंतन को इन्होंने जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना है। बात करें जीन पियाजे से किस प्रकार से इनकी तुलना करेंगे, तो देखिए, पियाजे ने निजी भाषा को क्या माना है? आत्म केंद्रित और अपरिपक्व माना है। जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो निजी भाषा है वो बालक के विचारों को क्या करती है? एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती है। तो बालक के जो निजी भाषा है वो बालक के जो विचारों को एक महत्वपूर्ण साधन है, निजी भाषा को महत्वपूर्ण साधन माना है। बात करें कि जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने क्या माना है कि बालक पहले भाषा सीखता है, भाषा पहले आती है और बाद में जो है चिंतन प्रारंभ होता है, विचार करना प्रारंभ करते हैं। जबकि जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे क्या मानते हैं कि पहले बालक जो है विचार या फिर कहे चिंतन प्रारंभ करता है और उसके बाद बालक जो है भाषा आती है, भाषा का विकास होता है। तो दोनों के अंतर को याद रखना है। वाइगोत्स्की ने क्या माना कि पहले बालक जो है भाषा सीखता है, बाद में चिंतन और विचार करता है। जबकि जीन पियाजे क्या मानते हैं कि पहले बालक विचार करना सीखता है, चिंतन करना सीखता है, उसके बाद भाषा आती है। अब बात करेंगे हम खेल की, खेल एवं भाषा। वाइगोत्स्की ने बाल विकास में खेल को क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? क्योंकि इसमें आत्म अनुशासन, आत्मबोध, आत्मविश्वास और आत्मनियमीकरण एवं आत्मसंतुष्टि का क्या होता है? खेल से विकास होता है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। तो देखिए, ये था हमारा लेव वाइगोत्स्की का निर्मितवाद का सिद्धांत, जिसको हमने जो है पूरा पढ़ लिया है। आपको जो है ये आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।